देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक पत्थर 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। गिरने के दौरान पत्थर का वेग 10 मीटर पर सेकंड की दर से स्क्वायर की दर से बढ़ता है। जमीन पर टकराते समय पत्थर का वेग था, लगा समय बताइए। क्या है बताया ना आपको, फार्मूला बस याद रहे। क्या बताए थे अभी 3 फार्मूला आपको, v बराबर u प्लस ए टी, इसके बाद क्या था h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, यस बराबर लिख दो, ठीक है, यस बराबर, और इसके बाद v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s). ये क्या था, रेखीय गति के लिए, लेकिन ऊपर से नीचे गति होगा तो यही बदल जाता था ना, यही समझाए थे अभी। क्या बदल जाता था, v बराबर u प्लस जी टी और h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और क्या था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखो पहले दोनों में टाइम है, तीसरे में टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर टाइम नहीं है तीसरा लगेगा, टाइम दिया है तो दूसरा लगेगा। दूरी के साथ है, दूसरा और तीसरा दूरी के साथ है, पहला दूरी के साथ नहीं है, पहले में दूरी नहीं है। अगर दूरी दिया है तो दूसरा या तीसरा ही लगेगा, ऊंचाई या दूरी दूसरा या तीसरा लगेगा। लेकिन टाइम दिया है तो दूसरा, टाइम नहीं दिया है, दूरी दिया है तो तीसरा लगेगा। ये बस ऐसे ही बात समझ लोगे, बहुत आसान होता है। फार्मूला दिमाग में रहेगा, तीनों में से एक लगेगा। कौन सा लगाएंगे देख लो। 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, गिरने के दौरान 10 मीटर पर सेकंड वेग केवल दिया है, कहीं भी ये नहीं पूछा है, ये नहीं दिया, समय नहीं दिया। सर समय पूछा तो है, हाँ पूछा है तो बाद में तो हम इसी से भी निकाल सकते हैं, समय किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन समय दिया नहीं है। इसका मतलब क्या दिया है सर, 20 मीटर ऊंचाई दिया है, और ये क्या दिया है, वेग दिया है ना सर। पागल हो क्या, देखो यही तो तुम गलती करोगे। वेग दिया है स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण है भाई, वेग नहीं है। लेकिन सर एक गिरने के दौरान पत्थर वेग इतने, तो जब त्वरण की परिभाषा पढ़ोगे गुरुत्वीय त्वरण की, तो उसमें बताया जाता है, ये परिभाषा है गुरुत्वीय त्वरण का, कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो वेग में वृद्धि ये कहलाता है, तो मात्रक से पकड़ लो, ठीक। तो हल कर लो इसे, क्या आएगा, क्या पूछे हैं साहब, वेग v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा दो। क्यों सर ये लगा दिए, टाइम नहीं है, यही है। u प्रारंभिक वेग 0, v स्क्वायर अंतिम पूछ रहा है टकराते समय, प्लस 2, g का वैल्यू 10 दिया है, h कितना है 20, कर लो भाई, 20 दूना 40 दम्मा 400 v स्क्वायर, v बराबर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक, 20 संयम 400, तो 20 मीटर पर सेकंड इसमें है, 2 में है। चलो टाइम भी निकाल लो, क्लियर हो जाएगा। अब समय किसी से भी निकाल लो, समय इससे भी निकाल सकते हो, दूसरे वाले से भी। भी पता है अंतिम वेग 20, प्रारंभिक 0, जी का मान 10, टी निकाल लो, टी बराबर क्या आएगा 2 सेकेंड। कौन सा उत्तर हो गया, ये हो गया। ये देखिए क्वेश्चन, एक 20 फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य रह जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो आपको अगर फैराडे का नियम पता हो, चुंबक में पढ़े हो, तो बड़े आसानी से, फिर वही बात हमने कहा, फार्मूला केवल पता हो। देख रहे हैं चुंबक से भी क्वेश्चन आ रहा है, और गुरुत्व के अधीन गति से भी आ रहा है। कितने क्वेश्चन आ गए, 2-3 ठो वहाँ से आ गया, 2-3 यहाँ से दिख रहा है। तो लाइट से भी कई ठो हैं, हीट से भी क्वेश्चन है। तो आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, और ख़ास तौर पे फार्मूला कवर करना है। ज़्यादा तामझाम ना पालो, फार्मूला वगैरह, मात्रा फार्मूला ये सब तैयार रखो, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। बहुत ज़्यादा अंदर घुस के पढ़ोगे, गेम फंस जाता है, आप सिलेबस ही छूट जाता है, दोहरा नहीं पाते आप। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, दोहराओ। अब क्या बताएं आपके लिए हम, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, पढ़ो। क्या है E बराबर विद्युत वाहक बल, जो E बराबर होता है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या होता है -N φ2 -φ1 अपॉन डेल्टा टी होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना, -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है, ठीक। N क्या है, फेरों की संख्या। सर फेरों की संख्या क्या है सर 20,
φ2 क्या है, शून्य हो जाता है 0.3 वेबर से शून्य, इसका मतलब शून्य माइनस 0.3 वेबर अपॉन टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। कर लो, माइनस आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 20 दिया है 60, 6 आ जाएगा 6 वोल्ट। कहीं है देख लो, है ये है आंसर हो गया। कुछ है क्या दम? नहीं, 20 मिनट तय कर दी। फार्मूला याद है महाराज, गया सवाल, पढ़ो तो सही में। ठीक, देख लो, देखिए क्वेश्चन आया है। ठीक, जितने भी प्रश्न हमको आपको बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के प्रश्न पॉलिटेक्निक के आए हुए हैं। अपने मन से एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं इंक्लूड किया हूँ, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देख लीजिए, यही आता है। आप परेशान होते हैं, क्या कहा है, एक गोली दर्पण एक पतला लेंस, प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेमी है, दर्पण एवं लेंस क्या है बताओ। अरे मेरे भाई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण हो या लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सर लेंस में तो 2 फोकस दूरी होती है। जो फोकस दूरी का मतलब होता है वो मुख्य फोकस दूरी का होता है। ये चिन्ह देख लो, ये उत्तल लेंस है और ये चिन्ह है उत्तल दर्पण का। ठीक है, ये दोनों ही की फोकस दूरी मतलब मुख्य फोकस दूरी कहने का मतलब पॉजिटिव होती है। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल लेंस। सर दर्पण अवतल कैसा होता है? सर दर्पण अवतल ये होता है और लेंस अवतल ये होता है। ठीक है, इन दोनों की जो फोकस दूरी एफ होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है? सर निगेटिव फोकस दूरी दिया है, करा एक दर्पण एक लेंस है। इसका मतलब कौन सा है? अवतल दर्पण भी है, अवतल लेंस भी है। तो दोनों क्या हैं? सर अवतल हैं। काम खत्म। बोलो, वस्तु 12 सेमी फोकस दूरी को उत्तल लेंस के सामने स्थित है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो तो वस्तु की लेंस से दूरी बताओ। क्या है, मजाक यार, हैं मजाक है? सर नहीं, क्वेश्चन है सर, मजाक का है। अरे बोलो, लगा लोगे कि नहीं? उड़ा दोगे हमें लगता है। पूरा लेंस पढ़ाया हूँ, 42 वीडियो केवल लेंस लाइट का देख लो, लाइट का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एक भी क्वेश्चन। और मैं बताऊँ, हीट का भी मैं जो अभी 14-15 डाला हूँ वो देख लो। हीट के जो भी क्वेश्चन आएंगे, विकिरण वाला छोड़ कर भी एक लेक्चर और करना है, वहाँ पूरा कर जाओगे। ठीक है, हालांकि मैं अगर क्वेश्चन आया विकिरण वाला यहाँ तो यहीं निपटा दूंगा उसे, क्वेश्चन उसका भी हो जाएगा। तो आप करो तो सही, जो मैं समझा रहा हूँ समझ लो, उसी तरह से सब क्वेश्चन लगेगा। क्या कुछ नहीं है। 12 सेमी फोकस दूरी को उत्तल लेंस, फोकस दूरी उत्तल लेंस, यह बराबर पॉजिटिव। सर 12 सेमी, अच्छा लगा। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो, यम दिया है, यम रेखीय आवर्धन आधा वास्तविक प्रतिबिंब है, -1/2। वास्तविक के लिए माइनस लेते हैं, आभासी के लिए यम को प्लस लेते हैं, सब माइनस प्लस चिन्ह बताए हैं, वीडियो देखना। वस्तु की लेंस से दूरी पूछा क्या है गुरुजी? यू पूछा है। आहा, तब तो आ गए। कौन सा जादुई तरीका? एफ बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे 1 माइनस मोदी। लेंस में क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं, और दर्पण में क्या करते हैं? यम माइनस करते हैं। वैल्यू रखो आंसर। एफ का वैल्यू सर 12, यम का वैल्यू -1/2, यू पूछेंगे 1 माइनस -1/2। सॉल्व कर लो आंसर। सर क्या हो जाएगा? 12 रहने दो, ये -u/2 आ जाएगा। नीचे देखो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, 2 1 का 2 1 3/2, 2 2 गया, 12 36, u बराबर -36। दूरी कितना आ गई सर? 36 सेमी। माइनस क्या बता रहा है? बाईं ओर। ये उत्तर है। कोई दिक्कत? अब ये कहोगे जादू कहाँ सिखाए हो? ये क्या है? ये सभी जादू मैं लाइट के लेक्चर में बताया हूँ। जाके लाइट का लेक्चर पूरा देखो, प्लेलिस्ट में 42 वीडियो पड़ा है। एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। कण द्वारा आधा चक्कर लगाने में चली गई दूरी एवं विस्थापन क्या होगा? ये देखो, एक कण है, किसी वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, करा है आधा चक्कर। इसकी त्रिज्या क्या दिया है? 1 मीटर। ये त्रिज्या है, ये सेंटर है मान लो,
ये पॉइंट कोई मान लिए हम ए। अब आधा चक्कर माने कहाँ तक आएगा, मन 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 यहाँ तक आएगा। अरे हाँ ना बोलो, अरे यहाँ तक आएगा, आधा चक्कर हो गया जी सर। आधा ए से लेकर बी तक, यहाँ तक आधा चक्कर हो गया। त्रिज्या 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, 2 मीटर। अच्छा है सर, ठीक है। अब दूरी बताना है सर, दूरी कहाँ थे, यहाँ से ये दिस यहाँ तक, ये वाली दूरी बता दो। और विस्थापन क्या होता है पता है, विस्थापन और दूरी क्या होता है, दूरी किसी कण द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो मार्ग की लंबाई कौन सा तय कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो ये मार्ग की लंबाई तय कर रहा है। ये है दूरी आपकी। ये दूरी कैसे निकलती है, जो कोण बनेगा उस कोण में त्रिज्या का गुणा कर दो, दूरी आ जाएगा सदैव। जैसे कोण कितना बना यहाँ पाई, तो त्रिज्या क्या होती है आर, तो पाई आर, ये दूरी हो गई। ठीक है सर, पाई आर बनेगा 2 पाई बनेगा, हाँ ये होगा पाई, 2 पाई नहीं पाई। पाई जितना कोण बने उसमें त्रिज्या गुणा कर दो, दूरी आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो हमें नहीं पता था। कोण में त्रिज्या दूरी कर दो, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ये चाप ही तो है यार, देखो तुम्हें हम समझा दे रहे हैं। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या तो कोण में त्रिज्या गुणा कर दो, चाप आ जाएगा। चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणे त्रिज्या। फालतू में याद करते हो दुनिया भर का तुम कोण गुणे त्रिज्या हो जाएगा, तो कोण में त्रिज्या गुणा कर दो, चाप आ जाएगा। यही तो पूरा यहाँ से यहाँ तक चाप ही है। चाप ही क्या है, वृत्ताकार पथ है। सर ये पूरा चक्कर कर लेता तब कोण कितना बनता सर, 360 मतलब 2 पाई बन जाता। पूरा एक चक्कर कर लेता। जैसे मान लो मैं पहले समझा दूँ आपको, यहाँ पहले निकालना समझा दो, फिर इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ से चल रहा है कोई, अब यहाँ तक आके रुक जाता, कहता अगर यहाँ तक कोई आके रुक गया ए से बी तक, तो अब बताओ चली गई दूरी बता सकते हो, दूरी कैसे आएगा सर। ये कोण पता है जी, क्या है कोण, π/2, त्रिज्या आर, इसी में आर गुणा कर दो, ए से बी तक दूरी आ गई। समझ में आया सर। अगर ये आते आते यहाँ सी तक आ गया तो ये कितनी कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ए से बी तक की दूरी है। ठीक है, ये वाला। अब ए से सी तक दूरी निकालो, ए से सी तक दूरी कैसे आएगा सर, एक कोण कितना हो गया पाई × आर। बात समझ में आया। ए से सी तक, मान लो गुरुजी यहाँ तक डी तक निकालना हो तब, तो यहाँ से कोण बता दो कितना आया। ठीक है, कितना आया भाई, π/2 π/2 3 π/2। तो ये ए से डी तक दूरी कितना आ जाएगा, ए से डी 3 π/2 × आर। रटोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा, इसे समझ लो। अब मान लो सर पूरा एक चक्कर मार दिया, ए से गया ए पर ही आ गया, तब दूरी कितना तय किया, तब दूरी पूरा कोण कितना हो गया 2 पाई, और दूरी त्रिज्या आर। यही पढ़ते हो, वृत्त की परिधि इसी को कहते हैं। पूरा एक चक्कर कर लेगा 2 पाई आर, जो रटते हो। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर रटते हो ना इसे। तो आता कैसे, कुछ नहीं, आज बस कोण में त्रिज्या गुणा करो, आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया, हटा रहा हूँ। तो दूरी तो आपको पता चली गई होगी, जब आधा चक्कर मार रहा है तो इसका मतलब यहाँ तक आया, तो πr दूरी तय किया। हाँ सर, r का मान पता ही है 1 मीटर है। हाँ, तो दूरी कितना हो गई, पाई × 1 बराबर पाई हो गया दूरी, पाई मीटर। ठीक है, विस्थापन बता दो सर। विस्थापन कहाँ से कहाँ तक है, विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। विस्थापन क्या होता है पता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो ये पहले यहाँ से चला, यहाँ है, तो यहाँ के से यहाँ की बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी। न्यूनतम लंबवत दूरी माने दिस दूरी। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा सर, विस्थापन हो जाएगा 2 मीटर। अब दूरी और विस्थापन में शायद पूछा है, देखो दूरी पहले है विस्थापन बाद में। दूरी और विस्थापन में अनुपात पूछा है, अनुपात दूरी बटे विस्थापन कर दो, π/2, पाई संबंध है 2। आंसर है ये। भाई साहब नाच गा रहे हैं यहाँ, हो गया। अरे हाँ ना बोलो। ठीक, 1000 kg की एक कार 18 किमी प्रति घंटा के वेग से चल रही है। कार को रोकने में कार्य कितना करना पड़ेगा
सीधी सी बात है यार, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, कार्य का मात्रक भी जूल है, तो इसका मतलब ऊर्जा कार्य काम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा निकाल लो, वही जूल हो जाएगा, उतना ही कार्य करो। जिसमें जितना उसमें ऊर्जा है उतना ही आपको कार्य करना पड़ेगा रोकने में, सीधी सी बात है। क्यों सर गतिज ऊर्जा निकाले, स्थितिज न निकाले? अरे यार द्रव्यमान दिया है मेरे भाई, वेग दिया है, तो गतिज ऊर्जा आएगी, और गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा जितना है उतने तो आप कार्य करोगे उससे रोकने के लिए, ठीक। हाँ सर, गतिज ऊर्जा के बराबर। तो निकाल लो, कैसे निकालोगे? कार्य पूछा है अर्थात गतिज ऊर्जा निकाल लो इसका। तो सबसे पहले मास तो दिया है, बताए थे सीधा सीधा आप केवल फार्मूला पढ़ोगे काम हो जाएगा। मास से आ गया। वेलोसिटी दिया है, हाँ सर वेलोसिटी दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना, एसआई में बदलना ही पड़ेगा। मीटर पर सेकंड बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 5/18 गुणा करते हो, याद है कि नहीं? चलो मैं बताता हूँ, देखो समझो बात को। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक। 2 जीरो से कट गया, 2 से कटा दो, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल लो अगर कभी चेंज करना हुआ, और 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो उल्टा इसी का 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये सब बातें आपको बदलना आना चाहिए, सवाल जल्दी आएगा। तो इसका मतलब कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि एसआई में, तो 18 × 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। भाई साहब कट लिए, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। गतिज ऊर्जा क्या होती है सर? के बराबर ½ mv² होती है, तो हाफ रहने दो, यम का वैल्यू 2000, भाई साहब 5 के स्क्वायर 25, बी के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 2 से कटा दो, 1000 भाई साहब आ गए, वो हो गया 25 × 1000। अब 2 यहाँ दशमलव लगाओगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 2.5 1000 में 3 जीरो पहले से ही है, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो। इतना जूल आंसर भाई साहब, ये है आंसर। बोलो हाँ या ना गुरुजी? हाँ बना लो जी। कुछ 100 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेमी तरंगदैर्घ्य की ध्वनि तरंग 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। ये सामने ऑप्शन है, अर्थात देख रहे हैं साउंड को भी नहीं छोड़ा, साउंड में भी आ गया। तो हर एक चैप्टर को टच करता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन ही टच करता है। कैसे लगाएं सर? कुछ नहीं, मात्रक उत्तरक ध्यान दो, काम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी दी है n बराबर 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा बोलते हैं। 80 सेमी, मात्रक सही करो, 80 सेमी दिया है, मीटर में कर लो, एसआई में रखो, 100 का भाग करो, 0.8 मीटर हो गया सर। अच्छा है। अब दूरी 1 किलोमीटर है, दूरी कितना तय करना है? दूरी तय करना है सर 1 किलोमीटर। सर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। काम खत्म हो गया ना, सब एसआई में। चलो चाल पता हो, दूरी दिया है, समय आ जाएगा क्या? दूरी दिया है, चाल पता हो जाए तो समय आ जाएगा, समय ही पूछा है। सर चाल तो कहाँ पता है? आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दिया है, इसे चाल तो निकाल सकते हो, v बराबर n लैम्डा, चाल आ जाएगा, और चाल आ जाएगा तो कहानी हो जाएगी। n का वैल्यू सर 500, लैम्डा का वैल्यू 0.8, 8.40, 1 दशमलव खा जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड आ गया इसकी चाल। चाल आ गया, चाल आ गया, दूरी दिया है, समय बता दो। तो समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल? दूरी 1000 मीटर, चाल 400, भाई साहब स्वाहा, 10 में 4 का भाग करो, 4 दूनी 8, 5 4 पंचे 20। सेकंड की मिनट, सर एसआई में है, सब सेकंड ही होगा, सेकंड, ठीक। कहाँ ये समझ में आया कि एक प्रिज्म में बैगनी लाल हरे प्रकाश के वेग क्रमशः दिया है, ये सब है। कौन सा संबंध सही है बता रहा है।
जब प्रिज्म पढ़ोगे तो हम समझाए होंगे एक टेबल और बताए होंगे, क्या पढ़ते हो? विबग्योर, क्या विबग्योर ये पढ़ते हो ना, विबग्योर जब प्रिज्म में पढ़ाए थे। और बताए थे सबसे ज़्यादा चाल किसका होता है? लाल का। लाल की चाल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है चाल, और मिनिमम किसका है? बैगनी का मिनिमम है। और क्रम यही है ऊपर, मतलब इन सातों में सबसे कम बैगनी का, उससे ज़्यादा इंडिगो का, उससे ज़्यादा ब्लू का, उससे ज़्यादा ग्रीन का, उससे ज़्यादा येलो का, उससे ज़्यादा ऑरेंज का, उससे सबसे ज़्यादा रेड का। तो चाल अगर ध्यान दें हम तो सबसे ज़्यादा किसका है? रेड का है। फिर उससे कम किसका है? ऑरेंज का है। फिर उससे कम किसका है? येलो का है। जो क्रम आएगा यही आएगा चाल का। फिर उससे कम किसका है? ग्रीन का है चाल। फिर उससे कम किसका है? वायलेट का है। फिर उससे कम किसका है? इंडिको का है। फिर उससे कम किसका है? सबसे कम अर्थात वायलेट का है। ये ब्लू है, सबसे कम वायलेट का। ये क्रम है, सातों हो गए, देख लो। ठीक, अब इसमें आपको चाल बताना था, किसका सबसे कम, किसका कौन सा संबंध सही है वही देख ले। सबसे ज़्यादा लाल का है, ये सही है, लाल का सबसे ज़्यादा है। उससे कम ग्रीन का है, हाँ ग्रीन का उससे कम है, सही है। और सबसे कम बैगनी का, पहले सही दिख रहा है आपको। सबसे कम किसका है? बैगनी का। फिर उससे ज़्यादा किसका है? ग्रीन का, देख लो। बैगनी से ज़्यादा किसका है? ग्रीन का। और उससे सबसे ज़्यादा किसका है? रेड का। यही तो है, क्रम देख रहे हो? कोई दिक्कत? हाँ सर इस रूप में सुंदर लगेगा, तो इस रूप में भी बना सकते थे उसी को। बैगनी से शुरू करते हैं, सबसे कम बैगनी का, उससे ज़्यादा क्या? इंडिगो का, उससे ज़्यादा क्या? ब्लू का, उससे ज़्यादा क्या? ग्रीन का, उससे ज़्यादा क्या? येलो का, उससे ज़्यादा किसका? ऑरेंज का, उससे ज़्यादा किसका? रेड को। लो उस रूप में बना दिए जिस रूप में आप चाह रहे हैं। सही, ये है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। ये भी नहीं आता तब भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। सबसे अधिक रेड का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। किसी और में है? ये नहीं है, देख लो। किसी और में है सबसे अधिक रेड का, सबसे कम बैगनी का? नहीं, डायरेक्ट मार दो, कोई दिक्कत ही नहीं होता। चलो समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो प्रिज्म देख लीजिएगा, समझाए हैं। डिग्री सेल्सियस ताप के 100 ग्राम पानी को 95 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। मिश्रण का ताप क्या होगा? याद है, एक तरफ पानी है, दूसरे तरफ भी पानी, तो इसका M1S1 T1 होगा, इसका M2S2 T2 होगा। टेम्परेचर होगा ही, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? T मानते हैं मिश्रण का ताप, याद होगा। इस तरह से सिखाए थे विशिष्ट ऊष्मा में। द्रव्यमान दिया है, रख दो। यमोन पहले का क्या दिया है? 100 ग्राम सर। और विशिष्ट ऊष्मा पानी के एक होता है। T1 ताप दिया है कितना? 60 डिग्री। काम खत्म। जरा यहाँ देखिए M2 कितना है? 180 ग्राम, रख दिए। S2 कितना है? एक होता ही है पानी का। डिग्री कितना है? 95 डिग्री। काम खत्म। अब आप देख लीजिए ताप किसका ज़्यादा है? 95 ज़्यादा है 60? सर 95, तो ज़्यादा वाला क्या देगा? ऊष्मा देगा, कम वाला लेगा। ठीक, तो यहाँ डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा T2 बता सकते हैं क्या? ज़्यादा में से घटाते हैं अंतिम ताप को, तो 95 माइनस टी हो जाएगा क्या? डेल्टा T2। डेल्टा T1 बता सकते हैं क्या होगा? T माइनस 60 हो जाता है। सिखाए हैं सब, ये सब कैसे होता है, जाके विशिष्ट ऊष्मा का लेक्चर देखिए। बस किसके द्वारा दिया जाएगा, किसके द्वारा लिया जाएगा? इसके द्वारा दिया जाएगा, इसके द्वारा लिया जाएगा। तो M2S2 डेल्टा T2 बराबर M1S1 डेल्टा T1, क्योंकि ज़्यादा वाला ऊष्मा देगा, कम वाला लेगा। M2 क्या है भाई? 180 गुणे 1 गुणे डेल्टा T2 क्या है? 95 माइनस टी बराबर M1 100 गुणे 1 और T माइनस 60 गुणे T माइनस 60। यही तो है। अरे हाँ ना बोलो। ठीक, चलो कर लेते हैं। एक कोई मतलब नहीं, 1 0 से कट गया, अंदर ले चलो गुणा कर लो, या तो और कटा दो, 2 से कटा दो। 2 9 18, 2 पंचे 10, दोनों तरफ है। अब 9 गुणा करो, 9 पंचे ये हो गया 9 गुणे 95। ठीक है, 9 गुणे 95 माइनस 9T बराबर, इधर देखो 5T माइनस 5 गुणे 60।
5 गुणे 60 कितना होगा आप सोच लो। इधर लाओ और इसे उधर ले जाओ, 9 5 14 होगा, इसे ले जाओ उधर, उसे इधर लाओ, कर लो गुणा। 9 पंचे 45, कहीं 5, 9 9 81, 81 और 4 81 4 सर 85, ठीक। और जरा इसे 5 छक 30 प्लस 300, जरा -90 को उधर ले जाओ, 14 टी। तो टी का वैल्यू निकाल लो, टी बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ लो, 8 3 11, 1155/14, कटा दो, कटा लो 14 से। अबे मत कहना सर यही नहीं आता कटाना, हमें नहीं आता, कटाओ 14 से कटाओ। अरे 15 पहाड़ा पढ़ो, 14 नहीं आता 15 पढ़ो। 2 30 3 45 चौका 60 75 56 90 7 5 7 5 8 20, 15 8 120, तो 8 तो वैसे कम कर दो, तो 8 बार कम से कम जाएगा ही, 8 बार जाएगा तो 8 तो सब इसमें है। तो पहले तो 14 8 112, सही मास्टर बोल रहा है, देख लो 14 8 112, सर सही बोल ही रहे होगे आप। 14 8 112, तो 8 बार चला गया, 112 घटाओ इसमें से कितना है सर, 3 35 हो गया, 14 दूनी 28, 7 बचा, दशमलव बढ़ाए 70 हो गया, 82.1 ही आ गया, काम खत्म। 14 5 70, स्वाहा। कुल कर दें हम, कैलकुलेशन भी कर दें हम ही, अपने कुछ नहीं करना है, केवल गुरुजी देखने ले इतनी बहुत है। गुरुजी लगाओ गुरुजी। प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, ये समझ रहे हो कहाँ से है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव चैप्टर जो है, उसमें जब W बराबर आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, VIT जो वर्कडन है या विद्युत ऊर्जा। सर कहेंगे ऊष्मा पूछा है, अरे पगलू ऊष्मा पूछा है, जूल में दिया है, जूल में दिया है तो W ही समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैलोरी में होता तो अपना 4.2 का भाग कर देते। W बराबर VIT बराबर I²RT बराबर V²T/R, ये सब पढ़े हो। अरे हाँ ना बोल दो, कुछ तो बोल, मुँह तो खोल, ये फार्मूली पढ़े हो ना, जूल में VIT I²RT V²T/R, ठीक। अब क्या जैसा जो चाहे वो ले लो। 4 ओम फार्मूला पढ़े रहो तो कहानी बन जाएगी। सर R बराबर 4 ओम बोला है, और क्या बोला है, W बराबर दिया है गुरुजी, क्या 100 जूल दिया है, 100 जूल दिया है, लिख लो। और टाइम क्या है, 1 सेकंड प्रति सेकंड बोला है, 1 सेकंड गुरुजी, 1 सेकंड दिया है। अब क्या निकालना है, विभवांतर, मतलब भी निकालना है, V = क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया सवाल, हल कर दें यहाँ जी सर, देर न लगाइए। कौन सा फार्मूला बैठेगा वहाँ से देख लो, WRVT भाई साहब, दिस W बराबर V²T/R रख दो। W का वैल्यू 100, V² निकालेंगे, T का वैल्यू 1, R का वैल्यू कितना है 4, तो V² बराबर क्या हो गया 400, और V बराबर 20, V² बराबर 400, तो V बराबर क्या आ जाएगा 20, √400 मतलब 20, क्या 20 वोल्ट, और का क्यों वेग नहीं है विभवांतर है, तो इसका अच्छा ऑप्शन नहीं रखें, ऑप्शन 20 वोल्ट आया है, ऑप्शन नहीं रखे हैं, ऑप्शन 20 वोल्ट आया है, ठीक है, तो 20 वोल्ट, ठीक हमने पढ़ा है, ठीक है। और 100 नंबर की 100 क्वेश्चनों की सीरीज में 17 नंबर तक आज हम लोग करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन आपको हम पॉलिटेक्निक से पहले कराएंगे इस तरह से, जो कि इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का मिसलेनियस रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन ठीक ठाक हो जाएगा। तो 2 प्रतिरोध, चूँकि ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे कि हम क्वेश्चन लिखते हैं तो पहले रोक दिया करिए, खुद सॉल्व किया करिए, फिर से देखा करिए, ठीक, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम प्रतिरोध प्रदान करते हैं, और समांतर क्रम जोड़ने पर 8 ओम प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मान, ये भी आया हुआ क्वेश्चन पिछले वर्ष, तो क्या होगा बता सकते हैं। हाँ सर बता सकते हैं, कैसे, देखिए R1 + R2 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R1 + R2 होता है, समांतर क्रम में 1/R1 + 1/R2 होता है।
आपको पता ही होगा, R1 प्लस R2 बराबर R इक्विवेलेंट क्या श्रेणी क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R इक्विवेलेंट इन समांतर क्रम में पैरेलल में होता है। तो R1 प्लस R2 कितना आता है सर 50 ओम आता है, और 1/R1 प्लस 1/R2 समीकरण एक मान लो इसे 1/R1 प्लस 1/R2 कितना आता है 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा 8 ओम आएगा। ठीक है, तो ज़रा इसको सॉल्व कर लो। R1 R2 क्रॉस R1 प्लस R2 अपान R1 R2 बराबर 1/8 लिख सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर लिख सकते हैं। R1 और R2 के स्थान क्या लिख सकते हो 50, तो 8 का तिर्यक गुणा, ठीक है, इसका इधर इसका इधर, ये क्या हो जाएगा 50 अपान R1 R2 बराबर 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारा R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा 8 × 40 400। R1 R2 क्या हो गया 400 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करो, अब इसे हटा सकते हैं, जी हाँ हटा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। R1 R2 का वैल्यू आ गया 400, तो R1 प्लस R2 बराबर 50 है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लगा सकते हो। हाँ सर क्यों नहीं, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2 हो जाएगा। फार्मूला तो यही होता है, अगर आपने R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पढ़ा हो तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4R1 R2 हो जाएगा। वैल्यू रख दो, R1 R2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 50 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 R2 क्या आया था 400। ठीक है, चलो 5 में 25, 2500 माइनस 4 1600 कितना आ गया सर 900 आ गया। क्या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा सर, ये तो आ जाएगा 30 गुणे 30 900, अरे रूट में आ जाएगा ना। R1 माइनस R2 होल स्क्वायर 900, तो R1 माइनस R2 बराबर रूट 900 का रूट क्या आ जाएगा 30। अब ये आ गया समीकरण 2 आपका। समीकरण 1 R1 R2 50 है, समीकरण 2 R1 माइनस R2 30 है। काम हो गया, सॉल्व कर लो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से जोड़ दो R1 R2, ये R2 R2 कट जाएगा, R1 जुड़ जाएगा, 2R1 बराबर क्या आ जाएगा 30 और 50 जोड़ दो 80, तो R1 बराबर क्या हो गया भाई 2 का भाग करो 40 ओम, एक तो 40 ओम आ गया। अब R1 का वैल्यू यहाँ या यहाँ रख दो R2 बराबर क्या आ जाएगा 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम, तो एक 40 एक 10 कहीं है, हाँ ये है 10 और 40 स्वाहा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लगाइए, ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में जब